नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। दिस इज सौरभ सोलंकी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 21st October 2020. So let us begin with and first of all understand about what are the important topics that we are going to discuss. First of all, we are going to discuss about air pollution and mainly we will discuss what are the reason that every year we see a rise in pollution in the month of October. Alright, इसके बाद we will discuss about नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल समझेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे। उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट आयुष्मान सहकार स्कीम। रिसेंटली इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, क्या है ये स्कीम के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको देखेंगे। उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट मालाबार एक्सरसाइज, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको समझेंगे। उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट कंट्रीज फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और लास्ट में वी विल डिस्कस अबाउट एसाफोई टाइडा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट आर्टिकल से। इट इज़ रिलेटेड विथ एयर पॉल्यूशन। कंटेस्ट ये है कि हर साल क्या होता है, अक्टूबर के मंथ में हमें एक राइज देखने को मिलता है इन पॉल्यूशन। इस प्रकार की कुछ इमेजेस आती हैं मेनली कहाँ पर, जो आपका दिल्ली वाला एरिया है या फिर जो आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन्स वाला जो पूरा रीजन है, वहाँ पर हमें राइज देखने को मिलता है। किसमें? पॉल्यूटेंट के नंबर्स में या फिर पॉल्यूटेंट के कंटेंट में। अब ऐसा क्यों होता है, क्या रीजंस हैं कि पर्टिकुलरली अक्टूबर के मंथ में जो एयर क्वालिटी होती है वो सीवियरली डिग्रेड कर जाती है? क्या रीजन है इसका? चलिए इन रीजंस को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो रीजन है वो होता है विड्रॉल ऑफ मॉनसून। देखिए क्या होता है विड्रॉल ऑफ मॉनसून से, कहने का क्या मतलब है, ये आपका इंडिया है। इस डायग्राम को देखिए, ये मैंने आपके लिए इंडिया बनाया है यहाँ पर। ठीक है, जब मॉनसून इंडिया में एंटर करता है तो जो विंड्स का डायरेक्शन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये डायरेक्शन होता है विंड्स का। ठीक है, सदर्न साइड से मॉनसून एंटर करता है इंडिया में और फिर पूरे बाकी के इंडिया में वो मॉनसून फैल जाता है। अब क्या होता है, जब हमें ये देखने को मिलता है क्या, विड्रॉल ऑफ मॉनसून, उस टाइम पर क्या होता है, ये जो आपकी विंड होती है उनका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। विंड का डायरेक्शन कैसा हो जाता है, अगर हम ये इंडिया सपोज करें, ठीक है, तो विंड का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से हो जाता है। इन विंड के डायरेक्शन को हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्ली। विंड जो होती है वो नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन से फ्लो करती हैं। अब ये जो विंड्स हैं वो इंडिया में एंटर कर रही हैं किस साइड से, पाकिस्तान की साइड से, और यहाँ आपको देखने को मिलेगा अफगानिस्तान, और यहाँ पर नीचे जो होगा वो होगा आपका राजस्थान। तो इस रीजन से क्या होती हैं, विंड्स आती हैं, और ये विंड्स अपने साथ क्या लेकर आती हैं, तो ये अपने साथ डस्ट पार्टिकल्स लेकर आती हैं। ठीक है ना, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स ये अपने साथ लेके आती हैं, और उन्हीं के साथ पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो भी एंटर कर जाते हैं इंडिया के ये जो दिल्ली वाला जो रीजन होता है वहां पर। ठीक है, तो पहला रीजन आपको समझ में आया होगा कि विड्रॉल ऑफ जो मॉनसून है वो किस प्रकार से इंपैक्ट डाल रहा है इंडिया के पॉल्यूशन लेवल के ऊपर। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो होता है डिप इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर का फॉल होना, जिसे हम इन्वर्जन भी बोलते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। इसके बारे में आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। देखिए टेम्परेचर इन्वर्जन मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। इन नॉर्मल कंडीशन क्या होता है, अगर हम सपोज करें ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये हमारी नीचे की जो है ये अर्थ सरफेस है। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, जो हमारी अर्थ सरफेस होती है इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बजाय कि आपकी जो एयर मास होता है अराउंड अर्थ सरफेस, उससे इसका टेम्परेचर, हमारी अर्थ सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। फिर जैसे ही हम एल्टीट्यूड वाइज ऊपर जाते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज करने लगता है। टेम्परेचर में हमें डिक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, अब क्या होता है, जब आपका अक्टूबर का मंथ आता है तो इस मंथ में हमें क्या देखने को मिलता है, टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है समझिए। नॉर्मल कंडीशन में क्या है, नीचे जो है वो आपकी वार्म एयर है, और ऊपर हम जैसे ही जा रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है, एयर मास है वो कोल्ड होता जा रहा है। अब क्या हो रहा है, टेम्परेचर इन्वर्जन की सिचुएशन के कारण ये जो आपकी कंडीशन है ये रिवर्स हो जाती है, यानी कि यहां पर जो आपका अर्थ सरफेस होती है यहां पर कोल्ड एयर मास आ जाता है, और ऊपर जो होता है आपका वार्म एयर मास आता है। अब ये पूरा कैसे होता है ये आप स्टडी करते हो टेम्परेचर इन्वर्जन में। ठीक है, तो आप एक बार ज्योग्राफी में इसको स्टडी कर लीजिएगा पूरी अच्छी तरह से कि टेम्परेचर इन्वर्जन हमें क्यों देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे सिर्फ अपने टॉपिक से लिमिटेड रहूंगा। ठीक है, अब इसके कारण क्या होता है, देखिए जब अर्थ की सरफेस पे वार्म एयर होती है तो आपको वार्म एयर की एक प्रॉपर्टी पता होती है, वार्म एयर राइज करती है। ठीक है,
वार्म एयर राइज करती है तो इसके साथ क्या होगा, जो भी पॉल्यूटेंट वगैरह होंगे वार्म एयर अपने साथ ऊपर ले जाएगी, तो अर्थ की सरफेस पर ज़्यादा पॉल्यूटेंट आपको नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन जब टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन आती है, यानी कि अर्थ सरफेस पर कोल्ड एयर मास होता है, अब कोल्ड एयर मास के कारण क्या होता है, कोल्ड एयर की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये राइज नहीं करती है, ये सेटल डाउन करती है, यानी कि नीचे रहती है, ठीक है, नीचे आती है। इसके कारण क्या होता है, जो पॉल्यूटेंट होते हैं एयर में वो भी अर्थ की सरफेस के आसपास जमा होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण किस प्रकार से पॉल्यूटेंट का जो कंटेंट है अर्थ की सरफेस पर इंक्रीज हो जाता है। ऑलराइट, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट रीजन, जो कि है हाई स्पीड विंड्स। देखिए क्या होता है, जब आपका समर सीजन होता है, समर सीजन में जो विंड की स्पीड होती है वो कंपेरेटिवली हायर होती है इन विंटर सीजन, यानी कि विंटर सीजन में आपकी जो विंड की स्पीड होती है वो डिक्रीज हो जाती है। अब जब हाई स्पीड होगी, यानी कि समर की बात कर रहा हूं मैं, तो हाई स्पीड क्या करेगी, अपने साथ जो पॉल्यूटेंट्स होंगे उनको बहाकर ले जाएगी, ठीक है। लेकिन अगेन जब विंटर आएगा तब क्या होगा, जो विंड की स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी, उसके कारण पॉल्यूटेंट जो हैं वो उसके साथ बहकर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। फिर आपके अदर रीजन होते हैं, जैसे कि फार्म फायर होती है। फार्म फायर का क्या मतलब होता है, देखिए अक्टूबर का जो मंथ होता है, इस मंथ में क्या होता है, जो आपकी खरीफ क्रॉप्स होती हैं उनका कल्टीवेशन किया जाता है, जैसे कि आपकी मेज हो गई, ठीक है, फिर आपकी अगेन राइस वगैरह हो गई। तो इनकी जो रेसिड्यू बच जाते हैं, फार्मर क्या करते हैं, इनके रेसिड्यू में आग लगा देते हैं, ठीक है, ताकि जला देते हैं और अगली अपनी लैंड को प्रिपेयर करते हैं कल्टीवेट करने के लिए, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, पॉल्यूशन का जो नंबर होता है वो इंक्रीज हो जाता है अगेन। और अदर रीजंस होते हैं, पॉल्यूशन तो फिर एक फैक्टर है ही जिसके कारण कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है राइज इन पॉल्यूशन, ठीक है ना। आपकी जो व्हीकल्स होती हैं बहुत सारा पॉल्यूशन एमिट करती हैं, ठीक है, और अदर फैक्टर्स हैं जिनके बारे में आपको पता होगा कि पॉल्यूशन किस प्रकार से इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ रीजन थे जो हमने डिस्कस किए इंपॉर्टेंट। अगला यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं किसके लिए, इंप्रूविंग एयर क्वालिटी। इन रीजंस को आप वीडियो को पॉज कर कर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे कि इंप्रूविंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें तो व्हीकल पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कर पाएंगे। लिमिटिंग द नंबर्स ऑफ पॉल्यूटेंट व्हीकल्स, ठीक है, पॉल्यूटेंट जो व्हीकल्स हैं आपके उनका नंबर को कम करें। फिर इंट्रोड्यूसिंग लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल, सीएनजी वगैरह का यूज़ ज़्यादा करें, डीजल या फिर पेट्रोल वगैरह का यूज़ हम कम करें। तो ये सारे पॉइंट्स आप स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, आपके खुद की सेल्फ स्टडी के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो कि है कंपनी नेशनल कंपनीज लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में। कंटेस्ट क्या है, एक कंपनी है आपकी जिसका नाम है सीमेंस जमेसा रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये कंपनी के ऊपर कुछ आरोप लगे थे, किस प्रकार के आरोप, कि ये नॉन पेमेंट ऑफ सेटलमेंट ऑफ ड्यूज, ठीक है ना, इन्होंने कुछ टैक्सेस वगैरह या फिर जो ड्यूज इनके सेटलमेंट करना था इन्हें, वो इन्होंने नहीं किया है। तो ये जो केस था, ये केस कहां पर गया, तो ये केस गया इस ट्रिब्यूनल में। आपको पता होगा ट्रिब्यूनल जो क्या करती हैं, ये जुडिशरी के तौर पर काम करती हैं, एक विंग होती है जुडिशरी का, और कुछ केसेस वगैरह स्पेशल केसेस ट्रिब्यूनल्स में डील किए जाते हैं। जैसे कि आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ठीक है, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या करती है, जो आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो केसेस होते हैं वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाते हैं। वैसे ही जो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल होती है, जो कंपनी से रिलेटेड जो लॉज जो भी केसेस होते हैं वो आपके इस ट्रिब्यूनल में जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये केस जो है इस ट्रिब्यूनल में जाता है, और इस ट्रिब्यूनल ने उस केस को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि ये केस में कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं इस ट्रिब्यूनल के बारे में। देखिए इस ट्रिब्यूनल को स्टैब्लिश किया गया था अंडर कंपनीज एक्ट 2013 में, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कंपनीज से रिलेटेड, अलग अलग जो आपकी कंपनीज होती है उनसे रिलेटेड जो केसेस होते हैं उनको ये डील करता है। कौन कौन से आपके ऐसे स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, तो देखिए जैसा कि आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है 2016, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई केस होगा तो वो आपका इस ट्रिब्यूनल में जाएगा, ठीक है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड क्या होता है, अगर कोई कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो जाती है तो किस प्रकार से उस कंपनी के जो एसेट्स होंगे उनको बेचकर उसके शेयर होल्डर्स का पैसा वापस किया जाएगा, ये सारे जो मैटर होता है वो आपका इस ट्रिब्यूनल में जाता है। उसके बाद आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 202 सेक्शन 211 ऑफ आईबीसी, ठीक है, इससे रिलेटेड भी अगर कोई केस होगा तो वो उसमें जाएगा। फिर अगेन द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड अगर कोई केस होता है, मैटर होता है, तो वो भी आपका इसी ट्रिब्यूनल के द्वारा डील किया जाता है,
ठीक है, उम्मीद है आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। अब देखते हैं इस ट्रिब्यूनल की कौन कौन मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो इस ट्रिब्यूनल के मेंबर्स को सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उनको कौन डिसाइड करता है कि इसके मेंबर्स होंगे, तो प्रेसिडेंट के द्वारा उन मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। क्या प्रेसिडेंट जो है अपनी खुद की मर्जी से ये डिसाइड कर लेता है कि कौन कौन से व्यक्ति इस ट्रिब्यूनल के मेंबर होंगे? तो बिल्कुल भी नहीं। आपका जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है उसके द्वारा एक लिस्ट दी जाती है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उन मेंबर्स को इलेक्ट कर लेता है, नॉमिनेट कर देता है एज अ मेंबर ऑफ दिस ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? अल्टीमेटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। तो अब क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले ही डिसाइड कर लेता है कि कौन कौन से व्यक्ति होंगे जो इसके मेंबर होंगे? तो बिल्कुल भी नहीं। एक सेलेक्ट कमेटी बनती है, एक कमेटी बनती है जो ये सेलेक्ट करती है कि कौन कौन से व्यक्ति होंगे जो इसके मेंबर होंगे। ठीक है, तो कौन कौन से लोग होते हैं जो इस सेलेक्ट कमेटी का मेंबर होते हैं? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके चेयरपर्सन के तौर पे काम करता है, वो इसका मेंबर होता है। एक मेंबर होता है आपका जो कि सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो, ठीक है ना, वो इसके मेंबर के तौर पे काम करता है। फिर सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, ये सारे जो मेंबर्स होते हैं ये वर्क करते हैं एज अ कमिटी और उन मेंबर्स का नाम डिसाइड करते हैं जो कि आपके नेशनल कंपनी एपेलेट ट्रिब्यूनल का मेंबर बनेंगे। फिर उसकी लिस्ट जो है प्रेसिडेंट को दे दी जाती है और प्रेसिडेंट उन व्यक्तियों को नॉमिनेट कर देता है। ये पॉइंट क्लियर होगा आपको। फिर एलिजिबिलिटी, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो इसके मेंबर बन सकते हैं? तो इसके चेयरपर्सन की एलिजिबिलिटी क्या होगी? जो भी चेयरपर्सन होगा आपका नेशनल कंपनीज लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल का, वो होना चाहिए एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति होना चाहिए आपका जो इसका चेयरपर्सन हो। उसके बाद जुडिशियल मेंबर, जुडिशियल मेंबर जो होंगे उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है? इट हैज टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट और इज अ जुडिशियल मेंबर ऑफ ट्रिब्यूनल फॉर 5 ईयर और मोर। या तो वो जज ऑफ हाई कोर्ट हो या फिर मेंबर रहा हो किसी भी ट्रिब्यूनल का फॉर 5 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा। ठीक है, फिर टेक्निकल मेंबर्स जो होंगे उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है? तो पर्सन के पास प्रूवन एबिलिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, स्टैंडिंग, हैविंग नॉलेज, स्पेशल नॉलेज विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 25 ईयर्स। ठीक है, उसके पास ऐसा नॉलेज होना चाहिए और उसकी जो इंटीग्रिटी है वो काफ़ी हाई होनी चाहिए। टर्म क्या होगी? देखिए, तो टर्म होगी इसकी 5 ईयर्स तक। इसके मेंबर जो होंगे वो 5 ईयर तक रह सकते हैं और उसके बाद उन्हें अनदर टर्म फॉर एडिशनल 5 ईयर्स भी वो रीअपॉइंट किए जा सकते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं अबाउट आयुष्मान सहकार स्कीम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इस स्कीम को लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर। सबसे पहले ये बेसिक पॉइंट आप याद रख लीजिए, इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फिर इस स्कीम का जो मकसद है वो क्या है? तो जो आपके कोऑपरेटिव्स होते हैं, एक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कोऑपरेटिव्स का, तो जिस प्रकार से आपका अमूल है, ठीक है, तो ये जो आपके कोऑपरेटिव्स होती हैं उनकी हेल्प की जाएगी इस स्कीम के थ्रू इन क्रिएशन ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। ये बेसिक पॉइंट आप याद रखिए। अदर पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। इस स्कीम को फॉर्मुलेट किया गया है, एक आपकी बॉडी है जिस बॉडी का नाम है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इस बॉडी के द्वारा इस स्कीम को फाइनलाइज किया गया है, डेवलप किया गया है। इस अगर बॉडी की हम बात करें एनसीडीसी, तो इसको स्टैब्लिश किया गया था बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1963। ये आपकी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है ये वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, कुछ रीसेंट इनिशिएटिव हैं जो कि इस बॉडी के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किए गए हैं। उनमें से एक इंपॉर्टेंट है जैसे कि सहकार कॉप ट्यूब एनसीडीसी चैनल, जो कि फोकस करता है यूथ से रिलेटेड। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इसके द्वारा जो कि है सहकार मित्र, जो कि एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है। ठीक है, ये बेसिक याद रखिएगा, ये दो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हैं जो कि एनसीडीसी के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, अब हम इस स्कीम का आयुष्मान सहकार योजना के इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इस स्कीम के तहत क्या किया जाएगा, 10,000 करोड़ का एक फंड स्टैब्लिश किया जाएगा। इस फंड से पैसा दिया जाएगा आपके कॉरपोरेटिव्स को, जो कॉरपोरेटिव्स वर्क करना चाहते हैं और
इस्टेब्लिश करना चाहते हैं आपके मेडिसिनल या फिर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ऑलराइट, और अगर कोई वुमेन पार्टिसिपेशन है तो 1% एडिशनल फंड दिया जा सकता है उसके लिए, ठीक है। ये फंड जो आएगा वो डायरेक्टली कहाँ आएगा, तो डायरेक्टली आएगा स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ठीक है। डायरेक्टली आपके जो भी कॉर्पोरेट्स होंगे जो कि इसके लिए एलिजिबल होंगे उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये बेसिक पॉइंट आप याद रखिएगा। तो और कौन कौन से कॉर्पोरेटिव्स होंगे जो इसके लिए एलिजिबल होंगे, तो देखिए क्या होता है, हर एक कॉर्पोरेटिव्स का एक अपना बायलॉज होते हैं, यानी कि उनके खुद के लॉज होते हैं। तो ऐसे कॉर्पोरेटिव्स जिन्होंने अपने खुद के लॉज में ये बात लिख रखी है कि वो वर्क करेंगे इन द फील्ड ऑफ इन द डेवलपमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मेडिसिनल फैसिलिटीज, तो वो इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मालाबार एक्सरसाइज से रिलेटेड। कंटेस्ट क्या है कि रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन करेगा इस मालाबार एक्सरसाइज को। ऑलराइट, ये जो एक्सरसाइज होगी ये कब होगी, तो ये नवंबर के मंथ में होगी 2020 में, इसी साल नवंबर के मंथ में होने वाली है, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज होती है इट्स अ ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज। ऑलराइट, 3 देशों के बीच में ये करी जाती है। कौन कौन से आपकी कंट्रीज होती हैं, तो इंडिया, जापान और यूएसए, ये 3 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और इस साल एडिशनली ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट करेगा मालाबार एक्सरसाइज में। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। बेसिक सा पॉइंट है, याद रहेगा आपको। बस आपको इससे रिलेटेड क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, मालाबार जो है वो किस प्रकार की एक्सरसाइज है, तो इट्स अ नेवल एक्सरसाइज। ऑलराइट, कौन कौन सी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, तो इंडिया, ठीक है, जापान एंड यूएसए ये पार्टिसिपेट करती हैं। और 2020 में क्या होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। अब अगर मैं इसका आपको इंपॉर्टेंस बताऊं तो देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा। क्वाड ग्रुप के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, नहीं सुना है तो रिसर्च कीजिएगा, खुद से पढ़िएगा, ये आपका होमवर्क है। क्वाड ग्रुप के बारे में आपने सुना होगा, जो कंट्रीज इस साल इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही हैं वही कंट्रीज इस क्वाड ग्रुप की मेंबर भी हैं, ठीक है। इसका मकसद क्या है क्वाड ग्रुप का, बेसिकली चाइना का जो डोमिनेंस इंक्रीज हो रहा है कहाँ पर, इंडियन ओशियन में, उसको काउंटर करना, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज जो है एक प्रकार का कॉपरेशन एस्टैब्लिश करेगी इन कंट्रीज के बीच में, ठीक है। और रिसेंटली जो है इंडिया चाइना के टेंशंस भी इंक्रीज हुए हैं, तो उस हिसाब से भी ये जो एक्सरसाइज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, याद रखिएगा इस पॉइंट को। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से रिलेटेड। तो क्या कंटेस्ट है, रिसेंटली कंट्री में फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो स्टैब्लिश किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है, तो असम में। यहाँ पर आप मैप देखिए, असम का एक रीजन है जिसे हम जोगिजहोपा के नाम से जानते हैं, वहाँ पर स्टैब्लिश किया जा रहा है इस पार्क को। इस पार्क का मकसद क्या होगा, इस पार्क में ऐसा फैसिलिटी, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा जहाँ पर डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया जा सके थ्रू एयर्स, यानी कि एयरपोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, रोड्स का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, रेलवे लाइंस का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा और वाटरवेज का भी कंस्ट्रक्शन किया जाएगा जो कि पीपल्स के द्वारा यूज़ किया जा सकेगा। ऑलराइट, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक प्रकार का पार्क होगा जहाँ पर आपको सारी की सारी कनेक्टिविटी मिल जाएगी, चाहे वो एयर से रिलेटेड हो, रोड से रिलेटेड हो, या रेलवे से रिलेटेड हो, या फिर वाटरलैंड से रिलेटेड हो, वाटरवेज से रिलेटेड हो, माफ़ कीजिएगा। इसको डेवलप किया जाएगा अंडर भारतमाला परियोजना। इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इस स्कीम को, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है आपकी, ठीक है। भारतमाला परियोजना के तहत इस स्कीम को, इस पूरे पार्क को स्टैब्लिश किया जाएगा, याद रखिएगा इस पॉइंट को। अगला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आज का जो कि है एसाफोइटाइडा से रिलेटेड। अब आपने से ज़्यादातर लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ हींग, तो हींग का नाम आप सभी ने सुना होगा जो कि हमारे किचन में यूज़ की जाती है। ऑलराइट, तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें हींग से रिलेटेड, तो हींग का जो है कल्टीवेशन इंडिया में नहीं किया जाता है, यानी कि इंडिया में हींग का प्रोडक्शन नहीं होता है। इंडिया जो है हर साल अराउंड 600 करोड़ वर्थ का हींग परचेज करता है आउटसाइड इंडिया, ठीक है ना। हम इंपोर्ट करते हैं हींग को हर साल, ठीक है। जो हींग की अगर हम बात करें तो इट्स अ टाइप ऑफ पेरिनियल प्लांट। अब पेरिनियल प्लांट क्या होते हैं, देखिए जो बेसिक आपके प्लांट्स होते हैं, नॉर्मल टाइप के प्लांट्स, उन्हें हम एनुअल प्लांट के नाम से जानते हैं। एनुअल प्लांट्स क्या होते हैं, ये इनकी जो वैलिडिटी होती है, यानी कि ये 1 साल तक आपके रहते हैं, 1 साल तक ब्लॉसम करते हैं और फिर इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना, ये फिर खराब हो जाते हैं। लेकिन जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं आपके, ये जो होते हैं वो 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड तक
रहते हैं, ठीक है ना, 2 ईयर्स तक या फिर प्लस मोर, 2 ईयर से भी ज़्यादा टाइम तक ये आपके रहते हैं, ठीक है। तो उन प्लांट्स को हम कहते हैं पेरिनियल प्लांट्स। ऑलराइट, ये जो आपका हींग होता है ये एंडेमिक है कहाँ से, ईरान और अफगानिस्तान से, यानी कि ईरान और अफगानिस्तान में इसका प्रोडक्शन होता है। कौन सी ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं इसके प्रोडक्शन के लिए, तो देखिए क्लाइमेट जो है वो आपका ड्राई होना चाहिए और कोल्ड डेजर्टिक कंडीशन होनी चाहिए वहां पर, ठीक है। तो इस प्रकार की कंडीशन में इसका प्रोडक्शन होता है। अब कंटेस्ट ये है, क्यों ये न्यूज़ में आया, इंडिया में भी इसके प्रोडक्शन की कोशिश की जा रही है। अब बताइए, आप खुद ही मुझे बताइए वो ऐसा कौन सा रीजन है इंडिया में जो कि ड्राई है और वहां की कंडीशन क्या है, कोल्ड है। कोल्ड एंड ड्राई डेजर्टिफाइड कंडीशन, डेजर्टिक कंडीशन वहां की होती हैं। तो आपके दिमाग में एक नाम आया होगा, ऐसी कंडीशन इंडिया में देखने को मिलती है हिमालयन रीजन्स में, और हिमालयन रीजन्स में भी एक पर्टिकुलर रीजन आपका फेमस है इस प्रकार की कंडीशंस के लिए, जो कि है आपका लद्दाख, ठीक है ना। तो वहां पर इसके प्रोडक्शन की कोशिश की जा रही है कि वहां पर इसको हम प्रोड्यूस कर पाएं, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको डिस्कशन पसंद आएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये जो पूरी सीरीज है डेली करंट अफेयर की, वो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, आपको कैसी लग रही है। प्लस अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहें तो वो सुझाव भी आप हमें दे सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर द डिस्कशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड लक, हैव अ नाइस डे।